हेलो मित्रों, अब हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न जो हमारे सामने है, इसमें फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट प्लेन्स टू इलिप्सॉइड व्हिच पासेस थ्रू द लाइन दिस। प्लेन फॉर्म में लाइन दी गई है। ठीक है, ये P1 है, ये P2 है। तो प्लेन फॉर्म में लाइन देने का मतलब ये होता है कि वो जो लाइन है वो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन पे है। ये है लाइन, ये अपना P1 होता है, ये P2 होता है। ये मतलब होता है प्लेन फॉर्म का देने का, राइट। तो हमें एक एलिप्सॉइड की इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड दी गई है, और एक कंडीशन दी गई है। ठीक है, और टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, राइट। तो इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, वो होना चाहिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है। फॉर एलिप्सॉइड ये चीज की जरूरत पड़ने वाली है हमको। ठीक है, जिसको मैं कॉट भी बोलता हूँ। ठीक है, तो एनी जनरल प्लेन पासिंग थ्रू दीज प्लेन P1 प्लस P2, उसकी इक्वेशन होगी P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0, राइट। और अगर ये प्लेन उस एलिप्सॉइड का टेंजेंट प्लेन है तो उसको कॉट को सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉट कंडीशन क्या होती है? एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी इक्वल टू पी स्क्वायर। अभी कंडीशन निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि एलिप्सॉइड की इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड प्लेन जो हमने माना है वो होना चाहिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ठीक है, अब क्या करना है? आपको ए निकालना है, आपको बी निकालना है, सी निकालना है। ए हो जाएगा 2/27, बी निकल आएगा, सी निकल आएगा। ओके, एल आएगा जब आप इसमें P1 की वैल्यू रख देंगे, P2 की वैल्यू रख देंगे, तो एल एम एन ये कि सारे के सारे एज अ फंक्शन ऑफ लेमडा हो जाएंगे। इनफैक्ट पी भी, ठीक है, एल एक्स एम सारा कुछ इस फॉर्म में रख के इन सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे। ये पूरी इक्वेशन विल बी इन लेमडा। सो दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, +1 -1, दोनों करस्पॉन्डिंग, और फिर लेमडा को वैल्यू रख के आराम से निकाल लीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन? यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसा टेंजेंट प्लेन निकालना था जो गिवन लाइन से पास होना चाहिए। लाइन की इक्वेशन प्लेन फॉर्म में दी गई थी, तो हमने जनरल प्लेन माना P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0, और फिर इस प्लेन पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी हमने, जो कि होती एल स्क्वायर बाई प्लस एम स्क्वायर बाई प्लस एन स्क्वायर बाई सी इक्वल टू पी स्क्वायर। और इसमें ए बी सी की इक्वेशन एलिप्सॉइड से रखी, और एल एम एन की इक्वेशन प्लेन से, एल एम एन और पी की इक्वेशन प्लेन से रखी। पूरी इक्वेशन लेमडा में आ गई। उस लेमडा की वैल्यू आते ही P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 हमारी डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। ठीक है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालना है, और दिया है कि जनरेटर्स आर पैरेलल टू लाइन दिस एंड गाइडिंग कर्व दिस। ठीक है, तो अगर हम कोई एक रैंडम इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिखें, कोई जनरल, सिलेंडर क्या है? जो गाइडिंग कर्व है, ये मान लीजिए सर गाइडिंग कर्व है,
इसकी इक्वेशन क्या हो गई, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 2, ये गाइडिंग कर्व है और जनरेटर उसका मान लीजिए इस लाइन के पैरेलल है, तो जो सिलेंडर होगा वो कैसा होगा, कैसे बनेगा, वो जनरेटर को यही दिशा फॉलो करनी है और को वो कोई भी कर भी नहीं सकता, ये इस तरह से जो उसका बनेगा ना सिलेंडर, यही की अपने को इक्वेशन चाहिए, है समझ, ये सिलेंडर की, ठीक है। तो हम कोई जनरल इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिखें अगर, तो x माइनस अल्फा अपॉन डायरेक्शन तो उसी के गिवन लाइन के ही बराबर रहेगा, 1 इक्वल टू वाई माइनस बीटा वाई माइनस 2 इक्वल टू जेड माइनस गामा 3, ठीक है। हमें इसी में अल्फा बीटा गामा ये एक जनरल पॉइंट है, इसी का लोकस निकालना है, यही जनरेटिंग लाइंस इस गाइडिंग कर्व की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जब रोटेट करेगी या मूव करेगी तो जो कर्व बनेगा वही हमारा सिलेंडर है। तो इसलिए अब हम लोग जनरल पॉइंट निकालेंगे यहां से कि भाई इस जनरेटर पे कोई जनरल पॉइंट क्या है। जनरल पॉइंट इससे क्या आएगा, अल्फा प्लस आर कॉमा बीटा माइनस 2r कॉमा गामा माइन गामा प्लस 3r, ठीक है। अब इस जनरल पॉइंट, अब ये देखो जनरेटर कोई भी जनरेटर हो, हमने ये इक्वेशन ली है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ जनरेटर ली है, ये गाइडिंग कर्व से तो पास होगा ही होगा, राइट। तो इस पॉइंट को हम लोग गाइडिंग कर्व के इक्वेशंस में रख देंगे, रखो अल्फा प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट गामा plus 3r equal to 2. This equation and this equation, इन दोनों की मदद से eliminate r, okay? How? इसको देखो ना, r इक्वल टू क्या आया, 2 माइनस गामा बाई 3, राइट। अब इस r को इस इक्वेशन में पुट कर दो, अल्फा प्लस 2 माइनस गामा बाई 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 माइनस गामा बाई 3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट। अब ये पूरी इक्वेशन किस में, अल्फा में है, बीटा में, गामा में है, बस लोकस आ गया, अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का क्या स्टेप था, अपने को एक जनरल इक्वेशन कंसीडर करनी है। स्टेप्स अगर मैं काउंट करूं तो सबसे पहले तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिखनी थी, ठीक है, उस पर एक जनरल पॉइंट लेना था, जनरल पॉइंट को गाइडिंग कर्व में रखना था और फिर उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना था, बस खत्म, एलिमिनेट करते ही लोकस आ गया, ठीक है। यहां से आपको जो भी आंसर आएगा वही आंसर का आंसर निकाल के कमेंट में बताइएगा कितना आया फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द स्ट्रेट लाइन x by 1 y by 2 z by 3 represent one of the set of a three mutually perpendicular generators of the cone, this then find the equation of other two generators, okay। तो एक जनरेटर की इक्वेशन क्या दी है, x by 1 इक्वल टू y by 2 इक्वल टू z by 3, राइट। एक जनरेटर ये है और इक्वेशन ऑफ कौन है वह 5yz माइनस 8zx माइनस 3xy इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कौन है। और ये कौन, देखो इस कौन की इक्वेशन की क्या खास बात क्या है, होमोजेनस है, राइट। इसका मतलब है
वर्टेक्स इसके ओरिजिन है, साथ ही साथ इसके a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब इट हैज परपेंडिकुलर जनरेटर्स, ठीक है। और वही उसने पूछा भी है कि भाई इक्वेशन बताइए। तो ये मान लो कि अगर ये तीन आपस में परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, इन्हीं की अपने को इक्वेशन निकालनी है। कोई भी जनरेटर हो, अब व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव अबाउट दिस जनरेटर्स, की पहली इंफॉर्मेशन है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोई भी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी जनरेटर की, x माइनस 0 अपॉन l y माइनस 0 बाई m इक्वल टू z माइनस 0 बाई n, right? We know that the DCs or DRs of the generators satisfy the equation of the cone, right? So simply put over there 5 mn minus 8 nl minus 3 lm इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। दूसरी ये कि ये जो जनरेटर है ये गिवन जनरेटर के परपेंडिकुलर भी है, तो यहां से दूसरी कंडीशन ये निकालेगी L प्लस 2m प्लस 3n इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप L M और N में रेशियो निकालेंगे, कुछ कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके आप एलिमेंट की वैल्यूज रेशियोज निकालेंगे, वैल्यूज नहीं आएंगे रेशियोज आएंगे, और ऐसे 2 सेट्स आएंगे। करस्पॉन्डिंग L आप कैलकुलेट करना, करस्पॉन्डिंग L कैलकुलेट करना यहाँ से, क्योंकि L इक्वल टू इस इक्वेशन में कितना है माइनस 2m माइनस 3n, ठीक है। यहाँ से आपको 2 सेट्स ऑफ जनरेटर्स मिल जाएंगे, और जैसे ही आपको एलिमेंट का पता लगा तुरंत इस इक्वेशन में रखो, यू हैव इक्वेशन ऑफ जनरेटर्स, नॉट इट। सो अगर मैं इसको ओवरव्यू दूं क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन किस तरह से था कि आपको एक जनरेटर की इक्वेशन दी थी, बाकी 2 जनरेटर जो इसके परपेंडिकुलर है उनकी इक्वेशन निकालनी थी। हमें पता है कि जनरेटर्स के जो डीसीज या डीआरस होते हैं वो कौन की इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो एक कंडीशन वो हो गई। दूसरी इक्वेशन जो गिवन जनरेटर्स है उसके परपेंडिकुलर है वो जनरेटर्स, वहां से आ गई। इन दोनों इक्वेशन से एलएमएन के रेशियोज निकल आए, और रेशियोज निकलते ही उन जनरेटर्स की इक्वेशंस निकल आए, क्योंकि पॉइंट हमें पहले से पता है, क्योंकि ऑल द जनरेटर्स पासेस थ्रू द वर्टेक्स, और जो कि इस केस में ओरिजिन है, बिकॉज इट्स अ होमोजेनियस इक्वेशन, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, आराम से करने लायक था, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Find the locus of the point of intersection of perpendicular generators of the hyperboloid. Find the locus of the point of intersection of the perpendicular generators of hyperbolic paraboloid. Hyperbolic paraboloid. कैसा दिखते हो तुम hyperbolic paraboloid? पहला क्वेश्चन, राइट। और परपेंडिकुलर जनरेटर दिस, अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी है, याद होना चाहिए। इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कैलकुलेशन पहले से पता रहे तो हो जाती है आराम से। मैं फ्लो बताता हूं आपको, आप ट्राई करना और आंसर्स अपने शेयर करना मेरे साथ, ठीक है। इसमें क्या है, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड किस तरह का दिखता है, घोड़े के ऊपर जो आप वो होता है ना, जिसपे बैठते हैं, उसका जो शेप होता है ना, वही होता है हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, समझ रहे हैं।
ये इस तरह का, यही होता है हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, इस तरह का शेप। ठीक है, और इसमें जो इसके जनरेटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के बोलो तो दो फैमिली को बिलोंग करते हैं। एक होती है म्यू फैमिली, एक होती है लैम्डा फैमिली। अब ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए कि ये सब कहाँ से आता है, लैम्डा म्यू, ये सब वहां पे नहीं सोच सकते। पूरा एकदम अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है कि जनरेटर्स ऐसे कैसे जनरेटर हैं। ये यूनिक सिलेंडर में तो अपन ने एक ही देखे थे, एक ही तरह के थे, इसमें दो फैमिली कहाँ से आ गई। तो इट्स एंटायरली न्यू एंड डिफरेंट टॉपिक। अभी हम लोग खाली सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे होगा। तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि अपने को दो परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स का लोकस निकालना है। अब ये बात हमें पता है कि दो सेम फैमिली के जनरेटर्स कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, तो पक्के से जो एक जनरेटर है वो लैम्डा फैमिली का होगा। ठीक है, दूसरा जनरेटर जो है वो पक्के से म्यू फैमिली का होगा। ठीक है, लैम्डा फैमिली के जनरेटर की इक्वेशन क्या होती है? लैम्डा फैमिली के जनरेटर की इक्वेशन जो होती है वो होती है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू लैम्डा z एंड x बाई ए प्लस बाई वाई बाई बी इक्वल टू 2 बाई लैम्डा। ये है आपकी लैम्डा फैमिली। ठीक है, म्यू फैमिली की इक्वेशन क्या होती है? जो म्यू फैमिली का जनरेटर होता है उसकी इक्वेशन होती है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 2 बाई म्यू एंड x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू म्यू जेड। लैम्डा फैमिली, म्यू फैमिली। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो लैम्डा फैमिली के जनरेटर्स की इक्वेशन है ये प्लेन फॉर्म में है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको, प्लेन फॉर्म का मतलब ये होता है, लाइन वही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, प्लेन फॉर्म में ही है। सिमिलरली म्यू फैमिली ये भी प्लेन फॉर्म में है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P है जिसका हमें लोकस निकालना है। तो ये एक लैम्डा की कोई एक वैल्यू के लिए एक जनरेटर लैम्डा फैमिली का मिल जाएगा और म्यू की कोई एक वैल्यू के लिए म्यू फैमिली का जनरेटर मिल जाएगा। वो आपस में किसी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें ना एक्स वाई जेड के लिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये भी याद होना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस, ये L1 है लेट से G1, सॉरी बोलो इसको G1 जनरेटर हो गया ये, और ये G2 हो गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ये G1 एंड G2 ये भी याद होने चाहिए, A टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस म्यू अपॉन लैम्डा म्यू कॉमा B टाइम्स ऑफ म्यू माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा म्यू कॉमा 2 अपॉन लैम्डा म्यू। ये ठीक है, तो कितने सारे इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, एक ये और एक ये, तीन चीजें याद होनी चाहिए। अभी तक कितना हमने कर लिया? अभी तक हम देखा कि कोई भी जनरेटर होते हैं वो दो में से किसी एक फैमिली के होते हैं, या तो लैम्डा फैमिली के होगा वो, या तो म्यू फैमिली का होगा। एक ही फैमिली के दो जनरेटर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। तो अगर क्वेश्चन ने ये बोला है कि लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू जनरेटर्स, तो पक्के से एक जनरेटर लैम्डा फैमिली का है और दूसरा जनरेटर म्यू फैमिली का है। अब हमने क्या किया, सबकी इक्वेशन लिख ली है कि लैम्डा फैमिली के जनरेटर की इक्वेशन क्या है, म्यू फैमिली की जनरेटर की इक्वेशन क्या है, और उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू क्या है लैम्डा म्यू के टर्म्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए उस लेट से इस G के ये जो G1 है जो कि इस फॉर्म में है,
उसके जो डीसीज हैं, अब हम गिवन इन्फॉर्मेशन यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए G1 की जो डीसीज या डीआरस है वो L1, M1 एंड N1 है, ठीक है। और इस वाले के म्यू वाले के जो डीसीज हैं वो L2, M2, N2 है, ठीक है। लेट G1 एज डीआरस लिख लो यहाँ पे L1, M1, N1। अब चूंकि ये लैम्डा फैमिली का है तो फटाक से यहाँ पे करो वही चीज, ये इससे इसके साथ ये परपेंडिकुलर हो गए, इसके डीसीज और ये पेन के डीसीज दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे। तो ये L इंटू 1/L1 रखो, L1 इंटू 1/A माइनस M1 इंटू 1/B माइनस N1 इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। सिमिलरली इस वाले प्लेन के साथ L1 इंटू 1/A प्लस M1 इंटू 1/B इक्वल टू Z तो है ही नहीं, 0, ठीक है। यहां से हम लोग आराम से वो निकाल लेंगे LMN, ठीक है। अब ये काम जो हमने G1 के साथ किया, सेम काम G2 के साथ भी होगा। उसके डीसी से मान लो L2, M2, N2 है, और वही चीज कि L2 इंटू 1/A नीचे लिख देते हैं, यहाँ फोटो में कट सकता है। L2 इंटू 1/A माइनस 1/B इंटू M2 इक्वल टू 0 एंड L2 इंटू 1/A प्लस M2 इंटू 1/B माइनस म्यू N2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से भी सॉल्व करके रेशियो फॉर्म में ले आओ। L2 अपॉन ये आएगा A म्यू M2 अपॉन B म्यू टू N2 अपॉन 2, ठीक है। नाउ हमें ये पता है कि ये जो लैम्डा फैमिली और म्यू फैमिली के जेनेटर्स थे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहां से अब इन दोनों के परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा दो, ठीक है। वो कंडीशन जब तुम लगाओगे आपस में गुणा कर दो इन दोनों का, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। ये आएगा A स्क्वायर लैम्डा म्यू माइनस B स्क्वायर लैम्डा म्यू प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 4/लैम्डा म्यू इक्वल टू 0। ये फाइनल आपका इक्वेशन बनी। अब ध्यान दो यहाँ पे A स्क्वायर भी कांस्टेंट है, B स्क्वायर भी कांस्टेंट है, लैम्डा म्यू केवल एक पैरामीटर्स थे। तो और इंटरसेक्शन पॉइंट में हमें पता था, लोकस हमें किसका चाहिए था, इंटरसेक्शन पॉइंट का, मतलब ये x, ये y और ये z, इन्हीं x y z का तो लोकस चाहिए था, ठीक है। तो यहां से अगर ध्यान दो तो 2 अपॉन लैम्डा म्यू इक्वल टू कितना है, z, यहाँ पे रख दो उसको, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2 z इक्वल टू 0, पैरामीटर लिमिट हो गया, तो लोकस आ गया। लोकस ये अभी इनकम्प्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, सॉरी पैराबोला नहीं, वो हाइपरबोलिक पैराबोलाइड पे भी लाई कर रहा है। वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस कर्व पे भी तो लाई करेगा ही करेगा ना, तो इसको भी साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इक्वेशन along with this x square by a square minus y square by b square equal to 2z, ये these two curves together will represent the locus of the intersection point,
समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये तो पहले से पता है कि वो पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, साथ में वो जो अभी कंडीशन निकाली ये वाली इसको भी सेटिस्फाई करेगा। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वही लोकस माना जाएगा उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत लंबा था और बहुत ही ज्यादा याद रखने वाला भी था, तो और आपस इसका फ्लो देख लेते हैं कि इसको मतलब कैसे कैसे प्रोसीड किए। तो इसमें पहली बात तो स्टेप क्या था कि लैम्डा फैमिली के, इनफैक्ट लैम्डा फैमिली क्या, जीवन की इक्वेशन लिखना। ठीक है, ठीक है, इसको मान लिया हमने ये लैम्डा फैमिली का है, ये इक्वेशन लिखना। फिर G2 की इक्वेशन लिखना जो कि म्यू फैमिली का था। ठीक है, तीसरा काम क्या किया था, इन G1 और G2 को परपेंडिकुलर करना। गॉट इट, G1 और G2 को परपेंडिकुलर करना। चौथा, एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। कहां से? बिकॉज वी ऑलरेडी नो द इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां से, क्योंकि लोकस तो उन्हीं का निकालना है ना, इन्हीं पॉइंट का। तो हमारे यही एक्स वाई जेड है, और जहां पे हमने फाइनल कंडीशन आई मौका देखते ही हमने उसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया। तो दिस इक्वेशन along with this equation together, along with this equation represents our locus। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा था, याद भी होना चाहिए था। टिपिकली ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस है, डिटेल्स वगैरह याद है तो हो जाएगा, वरना तो वहाँ छोड़ने में ही भलाई है। ठीक है, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बहुत आसान था, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 करना था। फिर कंडीशन और टेंजेंसी निकाल लगा के लैम्डा की इक्वेशन निकालनी थी और प्लेन निकाल आते। दूसरे में क्या करना था, इसमें हमें बस जनरल इक्वेशन ऑफ जनरेटर निकालनी थी, उसमें फिर जनरल पॉइंट निकालने थे, जनरल पॉइंट को गाइडिंग कर्व में पुट करना था, पैरामीटर को एलिमिनेट करना था। क्वेश्चन हो जाता है ये वाले पॉइंट में एक जनरेटर दिया था, दूसरे के एलिमेंट हमने माने थे, उन एलिमेंट को पहले वाले गिवन जनरेटर के साथ परपेंडिकुलर कंडीशन लगाया, साथ ही साथ गिवन कोण में भी लाई कराया, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से एलिमेंट को निकाला, और उनको निकाल के पॉइंट हमें पहले से ही पता है कि जनरेटर ओरिजिन से पास कर रहा है, एलिमेंट निकाल लिए हमने, इक्वेशंस निकल आएंगी। आखिरी क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें दो जनरेटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक जनरेटर पक्का लैम्डा फैमिली का होगा, दूसरा हमने मान लिया म्यू फैमिली का होगा, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमको याद है क्या है, अल्टीमेटली बस हमें उन दोनों को परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के जो इक्वेशन आई उसमें हमको इंटरसेक्शन पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि लोकस हमको उसी का निकालना था। सब्स्टिट्यूट करके जो कंडीशन आई, जो इक्वेशन आई, दैट इक्वेशन along with the equation of the hyperbolic paraboloid will represent the locus of the intersection point। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और सारे क्वेश्चन भी हमारे खत्म हो गए। दैट्स ऑल आई थिंक क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।